नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संबोधित करेंगे। और आपको बताते चले कि ये सम्मेलन 6 साल बाद आयोजित हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है यूपी सरकार में आपके द्वार का दूसरा दिन आज है। और पहले दिन राजधानी से ही नदारद रहा मंत्री समूह, आज गांव में लगेगी जन चौपालें। तीसरी बड़ी खबर हम लेंगे, जहां पर गेहूं खरीदने के लिए अब गांव-गांव जाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीदी में हो रही समस्याओं से निपटने के लिए टीम योगी का प्लान क्या है, उस पर भी हम बातचीत कर लेंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर हम लेंगे, जो कि 2023 चुनावों से जुड़ी हुई है। 2023 की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। अब ओबीसी, दलित और पिछड़ा वर्ग को साधेगी। बाबा भीमराव अंबेडकर समेत कई दिग्गजों की भी जयंती अब कांग्रेस मनाती हुई नजर आएगी। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का आज आगाज होने जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से संयुक्त सम्मेलन उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। और यह कार्यक्रम शाम, आपको बता दें कि 6 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमन भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को सीजेआई रमन और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी इसे संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को यह बयान जारी कर बताया है कि सम्मेलन कार्यपालिका और न्यायपालिका के जरिए न्याय को सरल और सुविधाजनक बनाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें न्याय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत राज्यों के मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी रमेश शर्मा जी, एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर प्रधानमंत्री आयोजित कर रहे हैं, जो कि 6 साल बाद आयोजित किया जा रहा है, कैसे देखे इसे? निश्चित रूप से ऐसे सम्मेलन की बहुत आवश्यकता थी। उसका कारण ये है कि अगर आप देखेंगे कि अपराध का नियंत्रण या अपराधी को दंड देना या अपराधी का खुला घूमते रहना, इसका सीधा सीधा असर समाज पर पड़ता है और समाज के साथ उसमें प्रशासन की दिक्कत आती है। तो मोटे तौर पर ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं अगर न्याय में विलंब हो रहा है, उससे समाज और प्रशासन दोनों प्रभावित होते हैं। तो आज के सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसमें न्यायाधीश भी सारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहेंगे, तो इसका जो उद्देश्य है कि किस प्रकार न्याय व्यवस्था ठीक चले, क्योंकि न्याय व्यवस्था में कहीं ना कहीं शासन की प्रक्रियाएं भी उसमें सहभागी होती हैं। और न्याय में अगर विलंब हो रहा है या कुछ विसंगतियां आ रही हैं, तो उसको प्रशासनिक स्तर पर, शासन के स्तर पर किस प्रकार कम किया जाए। तो मोटे तौर पर ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी तो जो बात अपनी कहेंगे ही, उसके अनुरूप कोर्ट के भीतर अदालतों में किस प्रकार की समस्याएं, जैसे जजों की कमी है, तो जो भी समस्याएं आ रही हैं तो जज वो सामने रखेंगे और शासन की, प्रशासन की अपेक्षा क्या है, ये बात मुख्यमंत्री सामने रखेंगे। और दोनों के समन्वय और संतुलन के बाद न्याय प्रक्रिया दुरुस्त हो सकेगी, ताकि समाज जीवन अच्छा हो सके। बिल्कुल, ये जो लेकिन मुख्य न्यायाधीश रमन भी वहाँ पर रहेंगे, न्यायाधीश भी यहाँ पर रहेंगे और तमाम मुख्यमंत्री भी यहाँ पर रहेंगे। तो ये जो जिस तरीके का सम्मेलन रहेगा, ये किस तरीके का सम्मेलन रहेगा? अब न्यायाधीश और मुख्यमंत्री वहाँ पर रहेंगे, तो किस तरीके के विचार विमर्श सामने आएंगे? नहीं, विचार विमर्श यही सामने आएगा कि अपेक्षाएं क्या है, अदालत की अपेक्षा सरकारों से क्या है, मुख्यमंत्रियों से क्या है, और शासन की अपेक्षा न्यायालय से क्या है। मोटे तौर पर समाज की और शासन की जो अपेक्षा रहती है वो केवल इतनी रहती है कि न्याय जल्दी हो। कई बार शासन ने अगर घोषणा भी की है कि हम तेजी से प्रतिदिन सुनवाई करेंगे, 100 दिन में, जो खास तौर से जो बाल बच्चों के रेप के मामले आए थे, तो कुल मिलाकर के वो फिर अटक गए और उसमें फिर अगर अदालत ने सजा भी दे दी है फांसी की, तो नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं न्याय का निर्णय होने में भी विलंब होता है और निर्णय अगर हो गया तो उसके क्रियान्वयन में भी विलंब होता है। तो ये जो सारी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, इन सारी कठिनाइयों पर आज के सम्मेलन में चर्चा होने वाली है।
बिल्कुल, मतलब सीधे तौर पर ये समझा जाए कि जो न्याय व्यवस्था कहीं न कहीं थोड़ी-सी बिगड़ी हुई है और जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, जिसमें विलंब होना सबसे ज़्यादा सामने आता है, किसी भी मामले को अटका लेना और या बहुत दिनों तक ये अटका रहता है, तो इन चीज़ों पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए या इसे किस तरीके से सुचारू रूप से चला जाए, इस पर बातचीत होगी। निश्चित इसको बिगड़ी हुई तो अपन नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिस परिस्थितियों के कारण न्याय समय पर नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के मन में न्याय व्यवस्था को लेकर के जो आदर होना चाहिए था उसमें भी टिप्पणियां होने लगती हैं। तो मोटे तौर पर न्याय व्यवस्था का जो श्रेष्ठतम स्थान है वो बना रहे और किस प्रकार जल्दी से जल्दी न्याय लोगों तक पहुंचे, इस सम्मेलन का उद्देश्य यही है। बिल्कुल, तो रमेश जी, ये जो सम्मेलन किया जा रहा है, इसकी कितनी आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मोटे तौर पर ये बात सही है कि न्यायपालिका को हमारे यहाँ बिल्कुल आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट कहा गया है और वो उसके बंधनकारी होते हैं उसके फैसले, लेकिन फिर भी न्याय प्रक्रिया के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो प्रशासनिक स्तर पर भी लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जजों की भर्ती है, वो प्रशासनिक स्तर पर होगी, या मान लीजिए पदोन्नति के मामले हैं और अन्य मामले हैं। तो ये जो मामले हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अगर समाज को ये लगता है कि अदालत में निर्णय देर हो रही है, 10-10 साल हो रहे हैं, 20-20 साल हो रहे हैं, तो वहीं अदालत को भी सरकार की अपेक्षा रहती है कि उनकी जो फाइलें चलती हैं वो श्रेष्ठ जल्दी से जल्दी हो, सारी भर्तियां पूरी हो। तो ये दोनों की क्या समस्याएं हैं, इस पर इन्हीं पर चर्चा होगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रमेश जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम और सीजीआई का संयुक्त सम्मेलन आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चलिए अगली खबर की ओर करेंगे, जहां पर पहले ही दिन राजधानी से नदारद रहे मंत्री समूह। प्रदेश सरकार की ओर से मंडलों में सरकार के कामकाज और जमीनी हकीकत को जानने के लिए गठित मंत्री समूह पहले ही दिन राजधानी से नदारद रहा, जबकि सरकार ने मंत्री समूह को शुक्रवार से रविवार तक मंडल का दौरा करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक मंत्री को मंडल के एक जिले में रात्रि विश्राम के साथ 24 घंटे बिताने हैं। लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समूह बनाया गया है, जिसमें राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक और दानिश आजाद शामिल है। शुक्रवार को पहले दिन सुरेश खन्ना अपने गृह जिले शाहजहांपुर में थे। खन्ना की अनुपस्थिति के चलते राज्य मंत्री भी नदारद रहे। लखनऊ मंडल में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, लखीमपुर और सीतापुर जिले हैं और पहला दिन खाली बीतने के बाद 3 मंत्रियों को शनिवार और रविवार में 6 जिलों की समीक्षा, जन सुनवाई और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करनी होगी। मंत्री समूह शनिवार को दोपहर 2 बजे एलडीए में समीक्षा बैठक करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ संवाददाता शिव सैनी जुड़ गए हैं। जी शिव, आपसे जानना चाहेंगे, जो कामकाज को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था, उसमें कई मंत्री समूह जो है वो नदारद दिखाई दिया, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए अंशुल जी, जो जिस तरह से योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाई इस धरातल पर योजनाओं को उतारने के लिए और लोगों से रूबरू होने के लिए, तो पहला दिन रहा है उस कार्य को लेकर। उस कार्य में पहले दिन ही मंत्री जो हैं वो नदारद रहे। अगर हम बात करें लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में जो 3 सदस्यीय समूह बना था, उसमें से जो दिनेश खट्टिक और दानिश आजाद भी शामिल थे। शुक्रवार को पहले दिन ही अपने गृह जिले शाहजहांपुर से उनको जाना था, बट वो वहां पे जा नहीं पाए। अगर हम देखें तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना है उसको ये कहीं न कहीं अगर यही कार्यशैली रही है मंत्रियों की, तो उस पर जो पानी फेरते हुए जरूर नजर आएंगे और ये जो जनता तक मैसेज देना चाहते हैं, जो जनता तक कार्य योजनाएं पहुंचाना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करना चाहते हैं, उसमें अमल इस प्रकार के कार्य करने से, इस प्रकार की जो कार्यशैली रहेगी मंत्रियों की, वो अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचेंगे, तो उससे संभव उसको कर पाना, उस सफल कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा अंशुल जी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अनुपस्थित रहे हैं कई मंत्री और नेता, और जिस तरीके से जो डेली रिपोर्ट यहाँ पर देने की बात कही गई थी, कितना गुस्से का सामना अब करना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई हैं और उन्होंने जिस तरीके से इसके लिए वो सीरियस दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है मंत्री और इन लोगों। देखिए अंशुल जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश दिए थे, सख्त तौर पर निर्देश दिए थे कि सभी को अपने क्षेत्र में जाना है और क्षेत्र की जनता से
रूबरू होना है। अगर वो वहां पे नहीं जा रहे हैं, ये जो लापरवाहियां नजर आ रही हैं, इस लापरवाहियों का जो खामियाजा है वो जाहिर तौर पे जरूर से जरूर भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अब देखिए इसमें से क्या आगे की कार्रवाई करते हैं, क्या निर्देश देते हैं और कितना कड़ा रुख अख्तियार करते हैं, ये जरूर देखने वाला होगा। इसका ये जो मुख्यमंत्री का इसमें जो रुख है वो सोमवार या मंगलवार हो सकता है तक देखने को जरूर मिल जाएगा अंशुल जी की जो लापरवाहियां हैं इनमें उनके सख्त निर्देश आगे क्या होते हैं। अंशुल जी, सरकार आपके द्वार ये अभियान चलाया जा रहा है, तो ये लोगों के लिए कितना लाभान्वित करने वाले अभियान है? देखिए अंशुल जी, ये बहुत ही अच्छी कार्यशैली थी कि लोगों के द्वार पर जाके यानी लोगों की समस्याओं से रूबरू होना है, उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। जो अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी जो उनका नहीं सुन रहे थे, उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का हल दिलाना था, जिससे कि एक अच्छा मैसेज जाएगा और जनता को भरोसा आएगा, जिस भरोसे से उन्होंने बीजेपी 2 लगातार दूसरी बार सरकार चुनी है। लेकिन जिस तरह से ये कार्यशैली है वो उस कार्यशैली में एक अमल होता नजर नहीं आ रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो कोप भाजन है वो किसी न किसी मंत्री को खामियाजा भुगतना जरूर पड़ सकता है, ये देखने वाला होगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्थाएं शिवसानी जी देखने को मिलती हैं कि अध्यक्षता में 3 सदस्य समूह ये बनाया गया है और 24 घंटे आपको वहां पर बिताना भी है, मतलब साफ तौर पर देखा जाए जमीनी हकीकत किस तरीके से जुटाने के लिए यहाँ पर काम करने की बात है वो हिदायत साफ तौर पर दे दी गई थी, लेकिन मंत्री समूहों का इस तरीके से नदारद होना क्या दिखाई देता है? देखिए अंशुल जी, अगर हम बात करें कि जिस तरह से ये योजना बनाई गई उसके तहत धरातल पर यानी हम कहें जीरो ग्राउंड पे जाना था मंत्रियों को, लेकिन वो मंत्री नहीं जा रहे। अगर दूसरी तरफ हम एक और बात करें कि अगर ग्राउंड रिपोर्ट की, तो देख रहे थे कि ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार जो लोगों को बीच जा रहे थे, उनकी समस्याएं सुन रहे थे। हाँ, हालांकि ब्रजेश पाठक वाराणसी भी गए थे, जो उनका क्षेत्र जहाँ पे उनको जाना था, जो दौरा करना था वहां पे गए। तो अगर हम दूसरी बात करें, जो मेडिकल क्षेत्र में वो लगातार औचक निरीक्षण कर रहे थे, वहां की भी जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, जब मंत्री जाते हैं तो उस समय की हकीकत दूसरी थी और बाद में आने के बाद वहां की हकीकत बदल जाती है। तो इन्हीं सारी समस्याओं का निराकरण करने के लिए ये योजनाएं बनाई गई थी, जिससे कि जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सीएमओ हैं, वो कहीं ना कहीं जनता की सेवा करते नजर आए, ना कि इस तरह के टालमटोल करते या फिर मंत्री आए तो उस समय सारी व्यवस्थाएं चौबंद रहे और उनके जाने के बाद फिर वही बदहाली वाली व्यवस्था हो जाए। इन सारी अव्यवस्थाओं से निराकरण पाने के लिए ये योजना बनाई गई थी अंशुल जी। बिल्कुल, शिवसानी जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि जिस तरीके से नदारद पाए गए हैं, अब जनता के बहुत ही अच्छे के लिए ये योजना यहाँ पर लेकर आए सीएम, उसके बाद नदारद यहाँ पर पाए गए हैं, तो जनता का इसमें कितना नुकसान है? देखिए, अगर हम कहें तो जनता है, अगर कार्यशैली यही रही मंत्रियों की तो जनता जाहिर सी बात है इससे त्रस्त होने वाली ही है, क्योंकि जनता जिस मुख्यमंत्री को उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे को देखते हुए और जिस तरह से की अपेक्षा रखते हुए भाजपा की सरकार को पुनः चुना था, उसमें से कहीं ना कहीं उनके निर्णय को लेकर वो खुद जरूर हो रही थी। लेकिन अगर ये जो इनकी जो कार्यशैली है, जो मंत्रियों की कार्यशैली अपने ग्राउंड पे नहीं जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं नहीं सुनेंगे, तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर यही कार्यशैली रही मंत्रियों की तो 2024 में भी जो जनता परेशान होगी, जो अभी जनता परेशान होगी, उसका खामियाजा 2024 में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है लोकसभा के इलेक्शन में। अंशुल जी, चलिए, बहुत धन्यवाद शिवसानी जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनता के द्वार योगी सरकार। लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी नदारद पाए गए। शुक्रवार को पहले दिन सुरेश खन्ना अपने गृह जिले शाजापुर में थे। खन्ना की अनुपस्थिति के चलते राज्य मंत्री भी नदारद रहे। पहले ही दिन राजधानी से नदारद रहे मंत्री समूह। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर गेहूं खरीदने के लिए अब गांव-गांव जाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में अब गेहूं बेचने के लिए किसानों को क्रय केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं होगी। खाद्य और रसद विभाग की ये व्यवस्था कर रहा है कि मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव जाकर गेहूं खरीदा जाए। वर्तमान में प्रदेश भर में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। इसके लिए लगभग 5,500 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं और वहां किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी क्रय केंद्र पर पेयजल, छाया और अन्य जरूरी इंतजाम किए गए हैं। इतनी मशक्कत के बावजूद पिछले 1 महीने से महज 1.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो पाई है, जबकि सरकार ने
60 लाख टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है। दरअसल किसानों को बाजार में गेहूं का 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक का भाव मिल रहा है, जबकि सरकारी केंद्रों पर गेहूं एमएसपी पर 2015 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी हो रही है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य काफी दूर नजर आ रहा है, लिहाजा खरीदी बढ़ाने के लिए मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए क्रय केंद्र प्रभारी ग्रामीण क्षेत्र में उचित दर विक्रेताओं और ग्राम प्रधानों से बातचीत करेंगे और इस दौरान जिस गांव में बात बनेगी वहां पर कांटा लगाकर गेहूं खरीदा जाएगा और ट्रक में लोड कर गेहूं सीधा भारतीय खाद्य निगम को भेज दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता विरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी विरल, अब सरकार गांव-गांव जाएगी गेहूं खरीदी के लिए, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किसानों के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चला रखी हैं, उनके लिए उनका जीवन कैसे बेहतर हो, उनकी आय कैसे बढ़े आगे, ये सारी चीजें उन्होंने कर रखी हैं। तो ऐसे में जो गेहूं की खरीदी की बात अगर की जा रही है, तो ऐसे में ये भी आप समझिए कि उन्हें तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं। आप ये समझिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गेहूं के लिए खरीदी के लिए जो सरकार ने एक जो मानक रखा था, एक जो लक्ष्य रखा था, वो उससे हालांकि बहुत दूर अभी सरकार है, लेकिन तमाम तरीके की जो योजनाएं वो चला रहे हैं, किस तरीके से लोगों से कनेक्ट हो, यानी किसानों से कनेक्ट होकर सरकार गेहूं की खरीद करे, ये सारी की सारी योजनाएं सरकार ने लगभग बना दी है। अब क्रय केंद्रों के ऊपर में जिम्मेदारी दी है कि वो किसानों से सीधा तौर पर जुड़े और जुड़ने के बाद में वो उनसे उनके गेहूं की खरीदी करें। आप ये समझिए कि क्रय केंद्र के जो प्रभारी होते हैं वो कहीं ना कहीं गांव में जाएंगे, तहसीलों में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, ग्राम प्रधानों से बात करेंगे और उनसे सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आएंगे कि आप अपना गेहूं जो है यहाँ पर क्रय केंद्र भेजिए और यहाँ पर तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, किसी भी तरीके से उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और सरकार का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अब आप ये समझिए कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने किसानों के ऊपर में लगातार बात की है, चुनाव प्रचार के ऊपर में बात कर रही है, जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो ऐसे में किसानों का मुद्दा बड़ा ही जोर पकड़ता हुआ नजर आया था अंशुल। तो ऐसे में अब जो ये गेहूं की खरीदी की बात करी जा रही है, तो इसमें अब लक्ष्य को कितने जल्दी इससे जल्दी पूरा करेंगे वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी लक्ष्य से बहुत ज्यादा दूर है। योगी सरकार किसानों की अगर खरीदी की बात करें, गेहूं की खरीदी की बात करें, फसल की खरीदी की, तो अभी करीब 60 लाख मैट्रिक टन से ऊपर की खरीदी करना उनको है, ऐसा लक्ष्य उन्होंने रखा है। लेकिन अब आप समझिए कि किसान अगर सीधा मार्केट में जा रहा है तो करीब 2300 रुपए के आसपास में उसको जो दाम मिल रहा है, और यहाँ अगर बात करें क्रय केंद्र की तो यहाँ पर करीब 2015 के आसपास में उसका दाम मिल रहा है। लेकिन अब देखने वाली यही बात होगी किसानों को कितना फायदा यहाँ से ये गवर्नमेंट पहुंचा पाती है और क्या लक्ष्य वास्तव में पूरा हो पाता है, ऐसे में तो अंशुल देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से गेहूं खरीदी को लेकर ये जो सुविधा लोगों के लिए दी गई है, अब हम लोग जो है सरकार जो है वो अब द्वार द्वार जाएगी, मोबाइल का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो गेहूं खरीदी के लिए ये कितना लाभान्वित करने वाली चीज है किसानों के लिए? बिल्कुल अंशुल, देखिए होता क्या है कि जिस तरीके से आप समझिए कि छोटा छोटा जो किसान होता है वो वहां से अगर दूर से कहीं अपना गेहूं बेचने जाता है, क्रय केंद्र पर जाता है, तो उसको तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। पहले वो ट्रैक्टर की व्यवस्था करे और उसके बाद में ट्रैफिक का जाम झेले, और उसके बाद अगर वहां जाता है, क्रय केंद्र पहुंचता है तो लंबी लाइन में लगे, फिर उसके बाद भुगतान कैसे होता है। तो ये तमाम जो उसके लिए असुविधाएं आती है तो कहीं ना कहीं वो इससे परेशान भी होता है। लेकिन सरकार ने इसके लिए एक जिम्मेदारी उठाई है, उन्होंने क्रय केंद्रों को एक जिम्मेदारी दी है कि मोबाइल सेवा के तौर पर उनके गांव जाएं, प्रधानों से मुलाकात करें और उनकी जो गेहूं का खरीदी का जो लक्ष्य है सरकार का वो कहीं ना कहीं उनसे पूरा करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साथ में एक जो है क्रय केंद्र के प्रभारी हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरीके से लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार को आगे क्या कदम उठाया। क्या नाम है आपका? आनंद जी, मुझे ये बताइए कि योगी सरकार ने जो किसानों के लिए जो ये क्रय केंद्र के आने की बात कही है, इसमें कितना ये लाभान्वित साबित होगा किसानों के लिए, क्या क्या सुविधाएं? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं किसानों के साथ प्रयास ये कर रहे हैं कि अगर गाँव में मिल जाता है, ज्यादा मिल जाएगा तो वही से लोग कराएंगे। प्रयास तो यही कर रहे हैं पूरा, मगर यहाँ आने को कोई तैयार नहीं। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें हम ये करेंगे कि जिस तरीके से किसानों को यहाँ क्रय केंद्र में लाया जाए, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं उनको? यहाँ सारी उनके नाश्ते पानी की, मतलब छाया की, सारी सुविधाएं, कोई सुविधा बताया नहीं किसानों को लाने। और हम लोग जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं और प्रयास करेंगे कि खरीद हो। बिल्कुल अंशुल, तो देखिए जिस तरीके से प्रभारी जी आनंद जी यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं, गांव गांव जाएंगे, प्रधानों से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, किसानों से बात करेंगे और जो सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान लगाए हुए हैं।
अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार को और कितनी ज्यादा स्कीम निकालनी पड़ेगी और क्या क्या सुविधाएं ऐसे किसानों को देती है जो किसान वहां से सीधा यहाँ तक आए। बिल्कुल अविरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गेहूं खरीदी के लिए अब सरकार घर घर जाएगी और काफी लाभान्वित करने वाला ये कदम सरकार का देखने को मिल रहा है। किसान काफी खुश हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर ओबीसी, दलित और पिछड़ा वर्ग को अब कांग्रेस साधती हुई नजर आ रही है। 2023 की तैयारी में जुटी है कांग्रेस। अब ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग को साधेगी। बाबा भीमराव अम्बेडकर समेत कई दिग्गजों की जयंती भी मनाएगी कांग्रेस। चक्रवर्ती सम्राट अशोक और महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती भी मनाएगी कांग्रेस। पूर्व सीएम कमलनाथ भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। आज 12 बजे राजधानी भोपाल में आयोजित होगा यह कार्यक्रम। पूर्व मंत्री अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। दलित, पिछड़ा समाज, कुशवाहा समाज और संविधान बचाओ मंच जैसे संगठन भी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का जयंती कार्ड देखने को मिल रहा है। 2023 की तैयारी में जुटी है कांग्रेस। अब दलित, ओबीसी कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। तो पूर्व सीएम कमलनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज 12 बजे राजधानी भोपाल में आयोजित होगा कार्यक्रम। पूर्व मंत्री अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, कांग्रेस का जयंती कार्ड देखने को मिल रहा है। आने वाले चुनाव को देखते हुए अपनी जमीन मजबूत करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अब तमाम जो जयंती हैं वो मनाने लगी है, क्योंकि आज की यदि बात की जाए तो आज कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग और पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो उनकी जो संयुक्त जयंती रहती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, सम्राट अशोक की बात करें, तो तमाम ऐसी जयंती है जिनको लेकर अब कांग्रेस पार्टी मनाते नजर आने लगी है। जिसके चलते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ आज बोर्ड ऑफिस चौराहा में एक जो जयंती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए, सम्राट अशोक की बात की जाए, ऐसी संयुक्त जयंती मनाते नजर आएंगे। जिसके चलते कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी इस जयंती में शामिल होंगे। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी जमीनी हकीकत तलाशने में जुट गई है और दलित वर्ग की बात की करें, ओबीसी वर्ग की बात करें और पिछड़ा वर्ग की बात की करें तो इनके जो वोटर है उनको कहीं ना कहीं साधने की जो कोशिश है कांग्रेस ने शुरू कर दी है। जिसके चलते कांग्रेस पार्टी तमाम जो जयंती है वो मनाती नजर आ रही है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की अलग अलग जिलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो वहां भी अपने जिलों में ये जयंती मनाते नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जहां एक और कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़ा वर्ग को साधने में लगी हुई है, वहीं बीजेपी पार्टी लगातार आदिवासी वर्ग पर फोकस करते हुए तमाम योजनाएं और आदिवासी वर्गों के लिए तमाम जो योजना है, लाभकारी योजना, वो लाकर उनके जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल विवेक, दलित, पिछड़ा वर्ग समाज और कुशवाहा समाज और संविधान बचाओ मंच जो है वो इनके साथ में यहाँ पर रहेंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये जितने भी लोग साथ में रहेंगे, क्या उनको साधने की भी कोशिश कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात की जाए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ
की बात की जाए और बात की जाए तमाम पूर्व मंत्रियों की बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं इस जयंती में मौजूद रहेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग और जो दलित वर्ग है, ऐसे वोटरों को साधने की जो कोशिश है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। क्योंकि 2018 की यदि बात की जाए अंशुल, तो 2018 के जो चुनाव परिणाम आए थे उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को ओबीसी, दलित और पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग के जो वोटर है उनसे कहीं ना कहीं वोट मिले थे, जिसके बाद कांग्रेस सत्ता पे वापसी की थी। तो उसी 2018 के फॉर्मूले को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी अपनाना चाहती है 2023 के विधानसभा चुनाव में, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक साधने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। लगातार अलग अलग वर्गों के पदाधिकारियों के साथ कमलनाथ कुछ दिन पहले भी बैठक करते नजर आए थे। एक बार फिर एक संयुक्त जो जयंती है, बात की जाए ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, ऐसे वर्गों की जो संयुक्त जयंती है वो अब कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में मनाती नजर आएगी। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 2023 की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस, अब दलित वर्ग के साथ ही एक जयंती कार्ड खेलने की भी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।